अपनी अपनी बनाई थी झोपड़ी बच्चों के लिए, वो भी खत्म हो गई आज। दिल पे उनने हमारे वो चला दिया। क्या करूं, आज ये दिन आ गया, भीख मांग मांग के खाना खाना पड़ा। जिस दिन ठक्कर मर जाएगा उस दिन उसको कफन नहीं मिलेगा। एकदम बड़ा बड़ा जो कीड़ा रहता है ना उसको चाल के हटा देगा। जब सड़क पे मरेगा ना तो कुत्ता नोच नोच के खाएगा, ये भी जान लीजिए। इतना पब्लिक को घर बेघर कर दिया, 2 साल से सब कोरोना से मर रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। सर मोदी जी सपोर्टर थे हम, अब नहीं। एक वोट नहीं देने दूंगा, और जिसने मोदी जी को वोट दिया या तो खुद पे पेट्रोल डाल लूंगा या उससे पेट्रोल डाल के जला दूंगा। जेल मैं भी जाऊंगा अब, ये आपके वीडियो के बाद मेरे को जेल मिलेगी। 7 जून को उच्चतम न्यायालय के जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की वेकेशन बेंच ने फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 2017 की दायर की हुई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोड़ी गांव में बने 10,000 से ज़्यादा घरों को अरावली के वन संरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण मानते हुए उसे हटाकर 19 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। यह आदेश हरियाणा सरकार और फरीदाबाद प्रशासन को जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अगर पुलिस और सशस्त्र बल की आवश्यकता पड़े तो उसकी भी मदद ली जाए। यह आदेश जारी होने के बाद खोरी गांव के निवासी और जन संगठन इनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा सरकार से उचित पुनर्वास नीति बनाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच 15 तारीख से फरीदाबाद प्रशासन ने पुलिस और सशस्त्र बल लगाकर यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। हम आज यानी 18 जुलाई को यहां पहुंचे तो तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी थी। इलाके के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। आमजन ही नहीं बल्कि मीडिया को भी वहां तक जाकर कवरेज करने की इजाज़त नहीं थी। हमें यहाँ के निवासियों ने बताया कि कुछ पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और उनको पुलिस डिटेन करके ले गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाई है। अभी 2 ठो को बेचारे को मार कर लेकर चला गया भैया, उसका कैमरा सब मीडिया वाले को यहाँ से ये हम लोग परेशान है, कोई भी मीडिया वाला अंदर नहीं आने दे रहे। हम यहाँ के निवासियों की मदद से अलग रास्ता लेते हुए ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से इस कार्रवाई को अच्छे से कवर कर सके। तोड़फोड़ की ये दृश्य विभत्स थे। घरों के बाहर रोते बिलखते लोग भीतर तक से दुखी और मायूस कर रहे थे। फरीदाबाद नगर निगम के अनुसार दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव में 125 एकड़ ज़मीन है। इसमें से 80 एकड़ ज़मीन पर मकान बने हुए हैं। 10,000 घरों की इस बस्ती की जनसंख्या प्रशासन 1 लाख बता रहा है, जबकि UN की एक रिपोर्ट में 2.5 लाख तक की आबादी होने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 16 जुलाई को इस जबरन विस्थापन को रोकने का आग्रह करते हुए बयान जारी किया कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में खोरी गांव में दशकों पहले भारी खनन के कारण इस इलाके के संरक्षित वन खत्म हो चुके हैं। इसके बावजूद उस भूमि को 1992 में संरक्षित वन के रूप में नामित किया गया। यहां पहले भी कोई जंगल नहीं था। हम भारत सरकार से अपने स्वयं के कानूनों और 2022 तक बेघरों को खत्म करने के अपने लक्ष्य का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। इस बयान में ये भी कहा गया कि पलायन करने वाले परिवारों में ज़्यादातर अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के घरों को बख्शने की अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी वन क्षेत्र में अवैध मकानों को हटाने के विरोध और पुनर्वास की मांग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि 1400 परिवार जो हरियाणा के मतदाता के तौर पर दर्ज हैं, उन्हें फरीदाबाद की दबुआ कॉलोनी में खाली पड़े फ्लैट्स पूर्व निर्धारित दरों और आसान लोन पर आवंटित किए जाएंगे। हालांकि यहाँ के निवासियों का कहना है कि उन फ्लैट्स की हालत रहने लायक नहीं है और उनके लिए मांगी जा रही राशि भरने में हम सक्षम नहीं है। ये बस्ती 1980 के दशक से बसनी शुरू हुई, जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से मजदूर यहाँ की आसपास की खानों में काम करने के लिए आकर रहने लगे। साल 2000 में जब यहाँ खनन पर रोक लगी तो लोग आसपास में मिलने वाली रोज़ाना की मजदूरी और निजी नौकरियाँ करने लगे।
यहाँ हमें 10 से 40 साल पहले से रहने वाले लोग मिले। उन्होंने बताया कि हमें ये ज़मीन यहाँ के स्थानीय बाहुबलियों और प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुंह मांगे दामों पर दी और बदले में कोई मजबूत दस्तावेज भी नहीं दिया। जब निर्माण करने लगते थे तो पुलिस प्रशासन, वन विभाग और म्यूनिसिपल के लोग तो निर्माण नहीं रोकने के लिए पैसे लेकर जाते ही थे, ये स्थानीय बाहुबली और डीलर भी वसूली करते थे। जब कमरा हम लोग दीवार उठा रही हैं भाई, तो पुलिस आया पैसे मांगने के लिए। उस टाइम पैसे नहीं थे। दीवार पैर से तोड़ के चला गया। जब तक पैसे नहीं देगी तब तक हम नहीं देंगे, नहीं बनने देंगे। कितने पैसे लेते थे? 20,000, 50,000, 50,000 जैसा जिसकी अगर आपने दो मंजिल बना रहे हो तो 50,000 रुपए दो। और हम जैसे गरीब लोग के घर, हम लोगों ने कितना मेहनत कर करके यहाँ घर बनाए हैं। एक ईंटा जोड़े तो पुलिस वाले पैसे लेके गए, वन विभाग वाले पैसे लेके गए हम लोगों से। 5,000 रुपए दिए हैं। अगर 2 महीने का अगर पैसे टाइम देते थे, ये 5,000 का पैसा का सीमित सिर्फ 2 महीने तक का है। अगर 2 महीने के अंदर हम दीवार खड़ी नहीं करें तो वो फिर पैसा बेकार। फिर 5,000 रुपए दो तब फिर मकान बनाओ। ये कौन सी तरीका है? और तब वन विभाग वाले पैसे लेने आते थे, पुलिस वाले आते थे, कोई और आता था। किसको किसको नाम याद रहेगा? हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, सबका नाम याद रहेगा। सालों से यही खेल चल रहा था। साल 2010 में फरीदाबाद प्रशासन ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए खोरी गांव की इस बस्ती को अवैध करार देकर जबरन खाली करवाने का प्रयास किया। बस्ती निवासी बिना पुनर्वास के जबरन हटाने के खिलाफ स्टे लेने के लिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय गए। कोर्ट ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2010 की नीति के अनुसार पुनर्वास सुनिश्चित करने के आदेश दिए, जिसे अमल में लाने की जगह फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2017 में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी। सुनवाई चलती रही और इस दौरान सितंबर 2020 में 1700 घर तो अप्रैल 2021 में बस्ती के 300 घर प्रशासन द्वारा तोड़ दिए गए और अब पिछले 4 दिन से चल रही कार्रवाई में 2000 से ज़्यादा घर तोड़े जाने का अनुमान है। इसी बीच उच्चतम न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को है। शाम 5 बजे जब प्रशासन अपनी आज की कार्रवाई पूरी करके चला गया तो हम उस जगह पहुंचे जहां मकान तोड़े जा चुके थे। ये मंजर हृदय विदारक था, अमानवीय था। एक तरफ रोते बिलखते लोग अपना टूटा फूटा सामान इकट्ठा कर रहे थे तो दूसरी तरफ एक समाजसेवी संस्था द्वारा खाना बांटने आई गाड़ी के पास खाना लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। सबसे अजीब बात यह है कि हरियाणा की इस बस्ती में सिर्फ 1400 परिवार ही हरियाणा के वोटर हैं, बाकी सब दिल्ली के वोटर हैं। यहाँ के निवासियों ने बताया कि हर पार्टी के लोगों ने चुनाव के समय इस बस्ती के स्थायी समाधान के वादे किए थे, लेकिन अब कोई भी सुनवाई या सहायता के लिए सामने नहीं आया है। स्थानीय सांसद, विधायक और यहाँ तक कि पार्षद भी बीजेपी के हैं। हमने जब यहाँ के निवासियों से पूछा कि आपने अपने जनप्रतिनिधियों से इस मामले में कोई बात की है तो जवाब हैरान करने वाले थे। जब कोई आने वाला नहीं है, जब वोट आएगा तो वो आके अपना लेके चला गया कि हमको देना। उसके बाद कोई आए ना तो हम किससे पूछने जाए? पूछने का अधिकार हर नागरिक को होता है, लेकिन हम लोग का अधिकार नहीं मिला तो हम लोग पूछे किससे? पूछने एक बार मोदी आया होता कि देखिए इस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, तब तो पता लगता कि हाँ इसमें लोग रहते हैं कि नहीं, इसमें पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है कि मुस्लिम है कि कौन जाते हैं। आगे देखता तब तो। हम लोग कोई दूसरे देश से नहीं, हम लोग भी यूपी और बिहार से हैं। तो यूपी बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? यूपी बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? यूपी बिहार के लोग पाकिस्तान में जाएंगे? जब अपने देश में नागरिकता नहीं मिला तो दूसरे देश में मिलेगा? कोई पार्षद वाला नहीं आता था। जब नेता को वोट चाहिए था, क्या नाम है इसका, सहराम पहलवान, रोज आते थे, मीटिंग कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहा, कभी वहाँ मीटिंग कर रहा, वो कर रहा। आज आंकड़े तक सब गए भाई साहब, सब रमेश बुद्धीरा के रोज जाते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं आप लोग हमें वोट देके जिताए नहीं, जिसको जिताया उसको। अच्छा ये बोलते हैं सर, मोदी जी सपोर्टर थे हम, अब नहीं। एक वोट नहीं देने दूंगा और जिसने मोदी जी को वोट दिया या तो खुद पे पेट्रोल डाल लूंगा या उससे पेट्रोल डाल के जला दूंगा। जेल मैं भी जाऊंगा अब। ये आपके वीडियो के बाद मेरे को जेल मिलेगी। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि विस्थापित होने जा रहे लोगों में 20,000 बच्चे और 5,000 गर्भवती महिलाएं भी है। ऐसी ही एक महिला से हमने बात की जो 7 माह से गर्भवती है। सब मना करते हैं, आस पड़ोस वाले ऐसे हालत में मत आओ, लेकिन अपना घर कैसे छोड़ दूं मैं? कोई है भी नहीं। अभी 2 महीने है मेरे पास, अभी अगले महीने डिलीवरी हो जाएगी। खाने पीने का जो है क्या? खाने पीने कुछ नहीं, ऐसे ही भूखे रहते हैं। थोड़ा बहुत घर से बना लेते हैं, नहीं बना लेते। कोई खाना भी देने आता है तो देने नहीं देते हैं। कहाँ बनाएंगे? सारे बर्तन तो सारे दबदबा गए हैं, कहाँ बनाएंगे? किस पे बनाएंगे? कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ में? हो गए 10 साल हो गए, 10-12 साल से ज़्यादा हो गया हमें रहते हुए।
हमसे पहले से भी रह रहे हैं सारे लोग। 20 साल से हम लोग हैं। क्या करूं तो कैसे ध्यान रखूं बताइए, आप ही बताइए। ऐसे घर ऐसा देख करके कोई अपने शरीर को देखेगा कि अपने घर को देखेगा? तो ऐसी टेंशन हो रहा है, ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसे ही मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी आबादी में 2-4 लोग ऐसे इस स्थिति में मर भी जाते हैं तो मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है उन लोगों को? इलाके में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये हरियाणा में हरियाणा की है ना, हरियाणा की आती है, हाँ आती है, तो फिर भी क्या फ़ायदा उनका आशा का होना ना होना, कोई फ़ायदा है? परसों एक इधर प्रेग्नेंट लेडीज थी, इसी के जैसे वो सामान उतारे थे, उनका घर पहाड़ी पे है, पहाड़ी से जैसे नीचे वो पेट के बल गिरे, उनका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। इसके जिम्मेवार कौन है? सरकार है ना। अगर वो हमारे घर को इस हालत खाली नहीं करते तो वो लेडीज खाली नहीं करती। कोई छत से गिर के खत्म हो जाए है। और अगर हम मेरे साथ ही ऐसे कुछ हो जाए तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उस बेचारी का बताइए, इतने दिन 9 महीने रख करके वो बेचारी का मरा हुआ बच्चा पैदा, क्या बीता होगा उसके ऊपर बताइए। ये सब कोई सुनता? हमारा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बेकार है आप लोग, बेकार में आप लोग हम लोगों को इतना टाइम हम लोगों का ले रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ। कोई नहीं सुनने वाला, हमारे दुख को कोई समझने सुनने वाला नहीं है। हमने जब पूछा कि इसके खिलाफ यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने के लिए कोई संघर्ष समिति या अन्य ऐसा कोई प्रयास किया है क्या, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रयास करने वाले को पुलिस उठाकर ले गई और प्रताड़ित किया। इसलिए अब कोई भी विरोध में खड़ा होने और पुनर्वास की मांग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। डर इतना था कि ज़्यादातर स्थानीय निवासी कैमरे के सामने बोलने से ये बोलते हुए इनकार कर रहे थे कि अगर हमने मीडिया में कुछ बोला और हमारी पहचान हो गई तो पुलिस हमें भी उठाकर ले जाएगी। मीडिया के प्रति भी यहाँ के निवासियों में भारी रोष था। कई जगह हमें भी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके आदमी नहीं है, औरतें हैं सिर्फ। पुलिस मार रही है, मीडिया सुन नहीं रही है, मीडिया बिक गई है, सारी मीडिया बिक गई है। मैं भी मोदी सपोर्टर हूँ, मगर आज के टाइम पे बोलना पड़ रहा है कि मीडिया बिक गई है। कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हमारी लाइट काट दी गई है, हमारा पानी काट दिया गया है। आज ऐसी नौबत आ गई है, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। अगर हमारी सहायता कर सको, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कोई हमारी मदद कर सके तो हमारी मदद करो। चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह से उम्मीद नहीं है, मगर हमारी मदद करो। को कब पता चला कि मीडिया बिक गया है? सर पांव तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए लड़कों के मार मार के, कोई चैनल नहीं दिखाया। सर आप पता नहीं कहाँ से आए हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। कौन से चैनल से हो आप लोग? जन दूरदर्शन। दिखाओगे सर या आप भी बिक जाओगे? मैंने सीधी बात पूछी है, आप भी बिक जाओगे, दिखाओगे, या आप भी पैसे मिलने के बाद बिक जाओगे? किसी चैनल ने दिखाई सर, एक एनडी टीवी के अलावा। सर मार रहे हैं, लेडीजों को मार रहे हैं सर। केंद्र सरकार के खिलाफ उनको ही वोट दिए लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, जो कुछ इस तरह बाहर आया। गृह मंत्री बोलते हैं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कहां से मतलब हिंदू भाइयों को लाकर अपने देश में बसाएंगे। आखिर वो जो अपने देश में जब बसाएंगे तो जमीन कौन सी होगी? वो भी तो सरकार की होगी। तो हमारे खोरी गांव के जो निवासी हैं ये भी तो सरकारी है। तो जब हिंदू वहाँ का आकर बस सकते हैं, देश में रह सकते हैं, तो हम लोग खोरी गांव के क्यों नहीं रह सकते हैं? आज सब मिला जुला करके यही कह सकते हैं कि मोदी जी के इस काम से पूरा इंसानियत जाति शर्मिंदा है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कह सकते हम लोग गरीब जरूर थे लेकिन भिखारी नहीं थे। आज हम लोगों को मोदी भिखारी बना के छोड़ा है। वोट दिए थे मोदी जी को? वोट दिया था और उसी का गलत हम लोगों को परिणाम मिल रहा है। अब आज के दिन में इस मीडिया के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पाप गाय मारने पे होता है। मोदी को अगर वोट दे तो गाय मारने कितना, उससे भी ज़्यादा पाप उसे लगेगा। मैं इसी यही कहना चाहता हूँ, वो कुछ नहीं कह सकता। मोदी जैसा निकृष्ट आदमी धरती पे कोई और दूसरा नहीं है, जो कि 1.5 लाख आदमी को बेघर कर दिया। इतना दिन मुसलमान यहाँ पर राज किए, इतना दिन अंग्रेज राज किए, लेकिन कभी भी इतने आदमी बेघर नहीं हुए थे जो मोदी राज में हुआ है। इतना कुकृत्य इसका कीड़ा हो रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम।
क्या करेंगे आप लोग? कहीं दूसरी जगह लिया है या क्या? भाई पैसा कहाँ है हमारे पास, हम गरीब आदमी है, हम तो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं। अब यहीं टेंट डालेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं टेंट डालेंगे, यहीं रहेंगे। मोदी के बहुत औकात हो तो बम डाल के मार दे। इस दुख, निराशा और गमगीन माहौल के बीच हमारी नज़र पड़ी अपने टूटे हुए मकान के पास कुर्सी लगाकर बैठे व्यक्ति पर, जो गीत गा रहा था। दुख को बहाऊंगा कहाँ, जगह भी तो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए गाने के एक गाना न बनता तो आदमी रह भी नहीं सकता। घर टूट चुका है, घर टूट चुका है आपका? न सर, ये टूटा कल। क्या काम करते हैं आप? मैं तो एक छोटा सा फैक्ट्री में स्टोर कीपर हूँ। काम पे नहीं जा रहे? ना सर जी, कैसे जाऊँ? घर देखूँ, नौकरी देखूँ, नौकरी वाले का तो तुम आते नहीं है तो मैं क्या करूँ? मेरा भी हट जा हो रहा, मेरा भी हट जा हो रहा। ऊपर वाले को छोड़ दिया, नौकरी बचे हट जाए। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बंगाल के रहने वाला हूँ। मैं सर क्या बोलूँ, गाया वही था जिसका इंतजार था, वही आ गया। जैसे थे फिर वैसे ही आ गए, जीरो से भी माइनस आ गए। ऐसा माइनस आया कि अब उभरने में भी दिक्कत है, क्योंकि सारी उम्र तक कट गई। अब थोड़ी उम्र में क्या कर सकते हैं? अब पहले जो इनकम था अब वो इनकम है नहीं, महंगाई बढ़ गई इतनी कि मत पूछिए। जहाँ 3000 का खर्चा जाता है वहाँ 6000 से भी पूरा नहीं होता। हम लोग के आज दशा होने का अर्थ, पब्लिक से तो बहुत है लेकिन मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। गीत गाते हुए लड़ेंगे? गीत गाते लड़ेंगे, लड़ते हुए। जब देश आज़ाद हुआ तो गाते हुए गाया था। जब गाना गाएगा तो उसमें जोश भी बढ़ता है, उसमें ये भी बढ़ता है कि हम अपने देश के लिए, घरों के लिए लड़ूंगा। ऐसा आज़ादी नहीं हुआ था देश। जैसे सुभाष चंद्र बोस बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो रे। तो वही हम लोग दिल्ली आए थे कि दिल्ली चल के भी हमें क्या कुछ हो सकता है क्या? तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अकेला चलो रे, किसी का भरोसे में मत रहना। जब अपना हिम्मत करोगे नहीं तब कोई सहारा भी नहीं देगा। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर उसी का अनुकूल करने जा रहा है हमारे मोदी जी। दाढ़ी बराबर आके इतना बड़ा कर दिया, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर की तरह श्लोक नहीं सीखा, उसका उल्टा फिक्र है। सब कुछ अनुभव कर रहा था बंगाल के चुनाव में। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और का सबका कितना नारा लगाया। तो इसलिए जो है ठीक है, अभी भी वो सब घर जो देख रहे हैं, कितने बार सर्वे हो रहा है, मापी दिल्ली हरियाणा, दिल्ली हरियाणा। आज ये कोई और सरकार की होती तो इतना पैमाने पर नहीं होता कभी दिखाना होता था। पहले भी टूटा होगा हल्का फल्का, तब इतना मौसम। ये तो लग रहा है कि एक तरफ से ये बना दिया, रोड बना रहा है, एकदम शमशान घाट के तरह चल रहा है। चलते चलते कहाँ रुकेगा, कहाँ ना रुकेगा। इन भावुक पलों के बीच कुछ ज़रूरी सवाल है जो पूछे जाने ज़रूरी है। पहला, अगर इस बस्ती को अवैध माना गया है तो इसको बसाने के लिए जिम्मेदार लोगों और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी तय की गई? उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की गई? दूसरा, ग्राम सभा को ज़मीन से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार है। उसी तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय के जरिए स्थानीय प्रतिनिधियों और निवासियों को ये अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए क्या? या फिर शहरी स्थानीय निकाय में चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ नाम के लिए हैं और काम सारा नौकरशाही ही करेगी? तीसरा, क्या चुनावों के समय अपने घोषणा पत्रों में इस तरह के झूठे वादे करने वाले दलों और राजनेताओं पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? चौथा, क्या बिना उचित पुनर्वास सुनिश्चित किए इस तरह जबरन विस्थापन न्यू नॉर्मल बन गया है? ये जनता के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या? दुख, हताशा, निराशा, गुस्से और बर्बादी के इस विभत्स मंजर के बीच सूरज ढल रहा है। ये सच भी है और मेटाफर भी। साफ नज़र आ रहा है कि खोरी गांव की इस बस्ती में सूरज ढल रहा है।